बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी इस्लामाबाद स्टूडियो से। और कल तक जो लग रहा था कि एक बहुत बहरान की कैफियत है हुकूमत के लिए, क्या वो चैलेंज गुजर गया? क्या वो बहरान ख़त्म हो गया? और जो तकसीम नज़र आई इदारों में, और जैसे लग रहा था कि शायद इदारों का टकराव बस होने ही वाला है, खान साहब ने जो वजाहत दी है और रीइटरेट किया है बार बार कि बहुत अच्छे रवाबत हैं उनके इदारों के साथ, मिसाली ताल्लुकात हैं। और ये मिसाली ताल्लुकात जो हैं वो हालात तो बताते रहे जब से खान साहब हुकूमत में आए हैं, लेकिन एक दरार नज़र आई थी। अब ज़ाहिर है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, जो वो बात कह रहे हैं उसको तस्लीम कर लेना चाहिए और मान लेना चाहिए, क्योंकि यही इस पाकिस्तान के मफाद में है। लेकिन क्या हुकूमत के लिए बहरान ख़त्म हो गया है? आज फिर पेट्रोल महंगा करने की एक समरी, आज फिर बिजली की कीमतों में इजाफा, आज फिर घी और दीगर अशाया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं वो महंगी। अवाम बहुत बुरे हाल में हैं, अवाम जो हैं वो महंगाई से तंग हैं। हुकूमत के पास जिस एक बात का कोई हल नज़र नहीं आता वो महंगाई है। चाहे वो कोई मुशीर करे, चाहे कोई वज़ीर करे, चाहे शौकत तरीन साहब वज़ीर बन के वो काम करें या मुशीर बन के करें, अगर अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा तो अवाम किधर जाएंगे? इस सारी सूरत हाल में PDM एक बार फिर सड़कों का रुख कर रही है और PDM के अंदर भी इख्तलाफात हैं। अवाम किससे तवक्को रखें इस वक्त? जो सियासी क़यादत है वो हमें बहुत ज़्यादा तकसीम नज़र आती है, हुकूमत के पास कोई वाज़े हल नज़र नहीं आता। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी अगर हुकूमत चलती रही तो मईशत नहीं चलेगी। तो हल क्या है शहबाज शरीफ साहब के पास? ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। बहरहाल जी मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है, सियासी सूरत हाल पर गहरी निगाह रखते हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर इस बहरान में अवाम को किसकी तरफ देखना चाहिए? PDM के पास इन सवालों का जवाब है। हुकूमत हर दफ़ा फार्मूलाज आके बताती है, हुकूमत आके कंपैरिजन देती है, हुकूमत आके ये कहती है जी कि हम तो खित्ते में अभी भी बड़ी सस्ती चीज़ें दे रहे हैं, और दावे भी ऐसे होते हैं कि करोड़ से ज़्यादा नौकरियां भी शायद हम दे ही चुके हैं, और जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ चुकी है। अब जब इस तरह के आप दावे देख रहे हूँ और साथ साथ आप चीज़ों की बढ़ती हुई कीमतें देखते हैं, और ये ख़ुद हुकूमती इदारे जो अदाद-ओ-शुमार जो इदारा शुमारियात है, जो अदाद-ओ-शुमार वो जारी करता है, उससे पता चलता है कि कितनी चीज़ें महंगी हो गई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी नसीम ज़ाहरा साहिबा, सीनियर सहाफ़ी है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हमें ज्वाइन करें। ज़ैगुब खान साहब सीनियर तजियाकार लाहौर से। साबिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, और हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार। चारों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। ज़ैगुब साहब, पहला तो यही है कि जब भी कोई वो क्या था कि मैं एक और दरिया का सामना था, मुझे वो एक बहरान से निकलते हैं एक और बहरान, और हमारे यहाँ बदकिस्मती से कुछ एक्साइटमेंट आ जाती है जब इस तरह का बहरान पैदा होता है। परेशानी की जगह मुझे लगता है एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। बहरहाल हुकूमत के लिए बहरान गुजर गया जी? बहरान तो नहीं गुजरा। देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो बदकिस्मती की बात है कि आप कोई किताब उठाकर देखें तो आपको अक्सर किताबों में कोई बहरान या बहरान नुमा लफ्ज़ ही उसके टाइटल पर मिलेगा। यानी एक बहरान से निकलते हैं तो दूसरे बहरान में जाते हैं, और उसकी वजह यह है कि हमने पाकिस्तान की रियासत को उन खतूत पे उस्तवार नहीं किया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत और जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो एक सस्टेनेबल अंदाज में चल सकें, प्रेडिक्टेबल अंदाज में चल सकें, सबको मालूम हो कि ये मुल्क कैसे चलेगा, इसकी पॉलिसियाँ कैसी हैं और क्या होंगी। क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो हम बहरानों से निकलकर बहरानों में ही जाते हैं। आपने बड़ा अच्छा एक सवाल पूछा कि अवाम किसकी तरफ देखे। मेरे ख्याल है अवाम को वक्त आ गया कि अपनी तरफ देखना होगा। इस वक्त जो हमारी अशराफिया है वो खुला अंदाज में जो सरमायादाराना तबके के मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही है। और पहले तो हमारा ख्याल था कि PTI आई है तो शायद मिडिल क्लास के जो इंटरेस्ट हैं वो तो प्रोटेक्ट होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो ऊपर का तबका है मिडिल क्लास, उसके साथ मिलकर जो पाकिस्तान की अपर 20% है वो बेनिफिट करती है और 80% का रगड़ा लगता है। लेकिन इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि मिडिल क्लास के भी हालात ख़राब हैं, और जो वर्किंग क्लास है, अगर आप 50% नीचे देखें, जो एटलीस्ट जो बहुत गरीब हैं, उनकी तो कोई नुमाइंदगी नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, उनकी कोई बात नहीं है, उनके साथ जो होता है उसका कोई तसव्वुर नहीं है। आप ये अंदाज़ा कीजिए कि 2 साल तक किस कीमत पर गंदम खरीदी गई और आटा किस कीमत पर लोगों को दिया गया, गन्ना किसान से किस कीमत पर लिया जाता है और कंज्यूमर को किस कीमत पे चीनी दी जाती है। यानी सिर्फ मैक्रो इकानमी की बात नहीं है, बल्कि गवर्नेंस की जो बहरान है या जानबूझकर जो किया जाता है उसकी वजह से जो अवाम पर बोझ पड़ता है
उसका कोई हिसाब शुमार नहीं है। सही। तो पाकिस्तान की मईशत भी जो बूम और बस्ट है उससे निकल रही है। लेकिन अभी तो बस से निकलकर हम लगता है दोबारा बस्ट की तरफ जा रहे हैं, जो इस दफ़ा खौफनाक बात है कि ठीक है बस्ट में जाते हैं, IMF से पैसे लेते हैं, थोड़ा सा 2-3 साल बाद फिर खड़े होते हैं, बूम में जाते हैं और फिर दोबारा बस में जाते हैं। अभी तो बूम आने से पहले ही जो है वो बस्ट आ गया कि वो सही, दोपहर आप के कह रहे बाद हैं ही बूम, दोबारा। अच्छा बूम नहीं आया। अच्छा, नसीम ज़ारा से भी पूछ लेते हैं। नसीम साहिबा, पहले तो यही बुनियादी सवाल है, हमें कल तक लग रहा था कि एक बहरान है और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा वाज़े अल्फाज में कहा कि नहीं, मेरे तो मिसाली ताल्लुकात हैं, मतलब हुकूमत के इदारों के साथ। तो बहरान आपके ख्याल में ख़त्म हो चुका है? और क्या वाकई हुकूमत के लिए बहरान यही हैं या कुछ और भी हैं? देखिए, ये यकीनन एक डिसएग्रीमेंट हुई और उसको प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने उसको कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं और बस जाहिर है जो अब अगला स्टेप है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइज करें जो भी जिनको ISI का चीफ बनाना है, हेड बनाना है। और जाहिर है कि जब ये कहा जा रहा है कि हमने इसको सॉल्व कर दिया है और रिजॉल्व हो गया इशू, तो मेरा ख्याल है कि एक जो अमूमी तौर पे जो एक इम्प्रेशन है वो तो यही है कि जो एक स्टेटमेंट आ गई, जो प्रेस रिलीज आ गई, शायद उसी चीज को आगे बढ़ाया जाए। तो वो देखना पड़ेगा। इसमें मेरा ख्याल है कि हम गेस वर्क नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमें लगा कि ये अब तय हो गई ये बात, तो वो सामने नाम आ जाएगा, यानी जो है उसको फॉर्मलाइज कर देंगे। दूसरे जो बहरान की आप बात करिए, उससे बढ़ के देखिए कोई ऐसा इस वक्त हमें नहीं नजर आता स्टेप जिससे मैं कहूँ कि जी ये हुकूमत कल जा रही है, परसों जा रही है। लेकिन बहुत से सवालात हैं। देखिए, अगर आप इनका फ्लैगशिप जो इनका प्रोग्राम रहा है वो है प्राइम मिनिस्टर का ज़ाती तौर पे जो उन्होंने पुश किया पिछले 15-20 साल से, वो अकाउंटेबिलिटी है, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी। अब मुझे बताएं कि तोशाखाना केस जो है ये बिल्कुल समझ से बाहर है कि कहने को तो हम जैसे लोग तो कहेंगे कि एक छोटी सी चीज है, उसको इतना बड़ा कर दिया। अच्छा, हम कहेंगे ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने भी कल कह दिया ये कि आप ये बताएं कि इसमें आप छुपा क्यों रहे हैं कि कोई नॉर्थ कोरिया से वो तो नहीं लेके आ गए, आप कोई न्यूक्लियर मटेरियल मिल गया आपको या कुछ, तो आप बताते क्यों नहीं। सो मतलब कि कुछ जैसे इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें लगता है कि इसको अगर आप रिजॉल्व करें तो फिर बात आगे। लेकिन नसीम, जो हुकूमत इतना अब खुद मॉरल ग्राउंड लेते हैं, बिलखुसूस खान साहब, मैं हुकूमत की बात नहीं करती, खान साहब ने उस दिन भी आपने देखा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस जो थी उस पर इन्होंने जो सारी गुफ्तगू की, वो रियासत मदीना, ट्रांसपेरेंसी, और लीडर जो है वो वाम को जोड़ता है, कौम को जोड़ता है, और लीडर सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल है। तोशा खाना हो गया, फिर पेंडोरा पेपर्स में जिन लोगों के नाम आए, तो खान साहब के लिए कहीं पे ये सिचुएशन ख़राब भी होती हुई आपको नज़र आती है, क्योंकि अपोजिशन तो कुछ अपनी तकसीम में, अपने इश्यूज़ में उलझी हुई है, तो इनको तो बिल्कुल यूँ नहीं लगता कि खुली छूट है। देखिए, मुझे ये नहीं लगता कि कोई, मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि मुझे कोई ऐसी क्राइसिस यानी कि हुकूमत जाती हुई नजर नहीं आती। लेकिन जाहिर है सबकी नजर बिलशमूल हुकूमत के और प्राइम मिनिस्टर के अगले इलेक्शंस पर है। लेकिन ये जो भी आपने बात कही, एक तो ये मसला है, जब आप बात अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, तोशाखाना केस है, फिर आप बात रियासत मदीना की करते हैं और एक इंटेग्रिटी के एक इतना हाई मॉरल स्टैंडर्ड लेते हैं, तो एक बात अब जो कहनी पड़ेगी वो ये है कि पार्लिमानी निज़ाम चलता है सबको साथ लेके, अपने यानी कि बिजनेस ऑफ स्टेट चलता है सबको साथ लेके। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी भारी भरकम कुट्टी कर ली ऑपोजिशन से और कहा कि इनसे तो मैं बात ही नहीं करूंगा, तो फिर उसके नतीजे में ये मुझे आप कहने दें कि मसलन जनरल फैज और जनरल बाजवा, बहुत से मामलात हैं जहां के प्राइम मिनिस्टर को खुद सदारत करने की जरूरत थी, चाहे गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे फैटिफ है, चाहे ये और भी बड़े बड़े मामलात थे, चाहे, तो उसमें आपने देखा कि बजाय कि प्राइम मिनिस्टर खुद अपना जो रोल है उनका और अथॉरिटी है
अबव ऑल अथॉरिटी है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, उसको बरूए कार लाके चीजों को आगे बढ़ाते हमने देखा कि एक रोल एक्सपेंशन हुआ फौज का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वहां मौजूद नहीं होते थे, उनकी बजाय आर्मी चीफ होते थे या जनरल फैज होते थे। तो ये चीजें जो है ये हुकूमत की कारोबार में इसने बहुत, मेरा ख्याल है कि एक नुक्स पैदा किया है और उसका नुकसान प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत को हुआ है। अच्छा, तीसरी और अकाउंटेबिलिटी पे देखिए, ये जो अभी ऑर्डिनेंस से आपने हुकूमत करनी है तो अब आपने ऑर्डिनेंस जो है नैब का उसको आपने उसमें तब्दीली लानी है, उसको आपने अमेंड करना है। अच्छा, और ऑर्डिनेंस अमेंड करना है तो आप ये काहे को कर रहे हैं कि आप जो चेयरमैन है नैब के उनको आप उनको तौसी दे रहे हैं और आप कानून बदल रहे हैं टू गिव हिम एक्सटेंशन। को ये बताए कि कितने एग्जेम्पलरी ये नैब के चेयरमैन है। अच्छा, ये बातें जो हैं ये तमाम आज और कल की नहीं है, ये हम तवातर से इस पर बात करते जा रहे हैं। जब कोई इशू उठता है तो हम हमेशा कहते हैं जी इस तरह नहीं, ये बेहतर है, इस तरह करें। मसलन अब मुझे ये नहीं नजर आता कि कोई जैसे खारजा पॉलिसी पे आई डोंट थिंक देयर इज अ क्राइसिस। आई थिंक खारजा पॉलिसी सब मिलके उस बेहतर तरीके से जिस तरह कर सकते हैं हैंडल हो रही है, लेकिन जो डोमेस्टिक जो तमाम इश्यूज हैं और चाहे तो वो आपको लगता है कि खान साहब की कुट्टी की वजह से ये डोमेस्टिक इश्यूज सारे के सारे बने हुए हैं? इसकी सॉरी नहीं मतलब कि वो तो नहीं, यानी कि नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन देना तो उससे तो ताल्लुक नहीं है उनका कि वो अपोजिशन से बात करें या नहीं, लेकिन अपोजिशन से ना बात करके तो आपने एक इस तरह का ब्रिटल एटीट्यूड, इनफ्लेक्सिबल उठाया कि जिसके नतीजे में आप ही को नुकसान और पूरे सिस्टम को नुकसान, और आप गवर्नमेंट बाय ऑर्डिनेंस कर रहे हैं। देखिए, ये अब बहुत जरूरी है कि इस पर ये पूछा जाए कि कुछ लोग वो थे ना जो कहते थे कि जी अकाउंटेबिलिटी आप ऐसे ना करें कि आप पीछे की तरफ जाएं, आप अकाउंटेबिलिटी और इस तरह से गवर्नेंस को बेहतर करें कि आगे की तरफ जाएं। दैट इज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स इन दिस कंट्री। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी ये सवाल उठाने की जरूरत है कि मुझे ये बताएं ना कि आप हर वक्त कोई जो पुराने केसेस हैं जो ABCD के खिलाफ आप उठाते हैं, तो वो आप देखें कोर्ट क्या कह रहा है आपको, वो कह रहे हैं नैब क्या कर रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या हो रही है। मैं आपको ये बताऊं कि मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ऑब्वियसली जब इतना पैसा जमा होता है तो गड़बड़ हुई होती है, लेकिन अब ये बात नहीं है कि मेरी जात ये कह रही है तो इस वजह से वो बात हतमी हो गई। एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप इग्नोर अगर करेंगे तो यू विल डू इट एट योर ओन। अच्छा नसीम, क्योंकि इसका एक इस मुल्क में जो निज़ाम अभी चल रहा है उसका एक दूसरा पहलू भी, और वो है अपोजिशन। मैं आपसे अपोजिशन के बारे में भी पूछना चाह रही हूँ। PDM जो है वो कभी बहुत मुतहर्रिक हो जाती है, कभी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, कभी बिल्कुल ठुस हो जाते हैं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं, फिर कभी वो किसी बात पे तकसीम हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि अवाम इस वक्त क्या करें? मतलब इस सियासी माहौल में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। हुकूमत खुद सवाल कर रही होती है पिछली हुकूमतों पे, आज जो कुछ हो रहा है उसका जवाब किसी के पास है नहीं। तो अपोजिशन से क्या आपको लगता है, हाउ विल दे रिवाइव दिस PDM? वो कल एक जलसा करने जा रहे हैं। नहीं कोई नहीं रिवाइव, यानी कि देखिए ना, जो गलतियां हुकूमत करेगी, जहां जहां अपनी कमजोरियां दिखाएगी और जहां जहां तनकीद इनकी सुप्रीम कोर्ट कर देगा, या फिर ये वहां से मसले आएंगे जहां मीडिया कर देगा। मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिशन या तो इस तरह उसका कोई रोल बनता है, ना उसका कद काट है ऐसा, ना उसके कोई यानी कि नाराबाजी है ना और जलसे जुलूस है। उससे बढ़ के मुझे आप बताएं कि एक ऑल्टरनेटिव दिया हो अपोजिशन ने। और दूसरी बात ये भी है कि जो हुकूमत में आता है वो इदारों को उलट पुलट करके उसको चलाने की कोशिश करता है, चाहे इलेक्शन कमीशन है। अब आप देखिए ना, बैठे बैठाए इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि आपको बात पसंद नहीं आई कि उन्होंने डस्का में क्या किया, आपको बात पसंद नहीं आई उनकी, तो आपने अटैक कर दिया डायरेक्टली इलेक्शन कमिश्नर को। तो ये और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो फरमाते थे पहले इन ऑपोजिशन, वो सब चीजें निकाल के वो सुनते होंगे या उनको सुनाई भी जाती हैं चैनल्स के थ्रू। तो
वो सवाल उठाना है कि भाई आपने जो जिस चीज पे आपने तनकीद की आपने वही किया। मसलन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते थे कि जी आप जैसे मैं पार्लियामेंट जानता हूँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके का मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, और वहाँ इदारे चलते हैं तो बात बनती है। तो अभी इदारों के हवाले से कुछ इदारे यकीनन उन्होंने बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन जो इदारों का ताल्लुक पावर से है और पॉलिटिक्स है, अल्टीमेटली सवाल पावर और पॉलिटिक्स का है, और ये देरीना मसला है जो आता है वो पॉलिटिक्स में, यानी कि वो जंग में ज्यादा क्योंकि आपने हमसे टाइम थोड़ा कमिट किया। मैं सिर्फ एक जो आपके जुमले से एक नुक्ता मुझे ब्रीफ सा कमेंट कर दीजिए, ये जो लड़ाई थी सारी ये सिविल सुप्रीमेसी की लड़ाई थी या ये पावर एंड पॉलिटिक्स की लड़ाई थी? देखिए इसमें जो फैक्ट है वो भी कहना पड़ेगा और जो एक माहौल है उस पर भी बात करनी पड़ेगी। फैक्ट ये है कि अल्टीमेटली फाइनली प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डिसाइड करते हैं DGISI का, और ये सिलसिला रहा है और आर्मी चीफ का इनपुट होता है। अच्छा, और ये मेरा ख्याल है कि क्योंकि 1 पेज की बात होती थी, आर्मी चीफ जो हैं वो उनकी और प्राइम मिनिस्टर की बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन थी, और मेरा ख्याल है रऊफ क्लासन ने तो बड़ी क्लियरली कह दिया कल परसों किसी प्रोग्राम में, मेरा ख्याल है जी हमारे प्रोग्राम, उन्होंने कह दिया कि जी इनको आदत थी हर बात आर्मी इनकी मानती थी, तो अब उन्होंने नहीं मानी इनकी बात तो नाराज हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर नाराज हो गए थे। लेकिन वो एक तरीका है और वो एक यानी कि प्रैक्टिस जो आजकल है वो शायद उसमें जो वो बात ठीक बैठती है, लेकिन इससे हम उससे कतई नजर ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड विद इनपुट फ्रॉम द आर्मी चीफ, तो उसमें जाहिर है ये बात अब क्लियर हो गई कि इमरान खान साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी अफगानिस्तान के लिए इनको रखें। अच्छा, फिर अब ये वक्त आ गया कि सवाल को उठाना पड़ेगा जी, अच्छा अफगानिस्तान के लिए जनरल फैज का एक्सपीरियंस है, उन्होंने बिल्कुल पिछले खास तौर पे पोस्ट अगस्त 15 उन्होंने अहम इक़दाम किए हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी की मीटिंग वगैरह रीजन की सब किए, लेकिन सवाल ये था कि क्या और कोई नहीं संभाल सकता था अफगानिस्तान को। ये सवाल तो उठेंगे, हालांकि टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस आपने जो आपका था भरम इसका कि वो तो टूटा है ना, कि जी ये इकट्ठे हैं 1 पेज पे हैं, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच नसीम फॉर ज्वाइनिंग अस। और वो भरम जो 1 पेज का था वो टूटा है जी। हमने साबिर शाह साहब की तरफ भी जाना है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। नसीम के साथ हमारा टाइम थोड़ा सा क्योंकि कमिटमेंट इस सेगमेंट की थी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और ब्रेक से पहले नसीम ज़ारा ने बहुत संजीदा सवालात उठाए थे सारी सूरत हाल के हवाले से। इम्तियाज़ गुल साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं। इम्तियाज़ साहब, आई होप कि यू आर फीलिंग बेटर जी, हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। तो साबिर साहब, पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। बहरान के ऊपर मैंने ज़ैगम साहब से भी पूछा, नसीम से भी, आपको भी लगता है कि बहरान गुजर गया है? क्योंकि जब भी कभी कोई इस तरह का क्लैश या इम्प्रेशन ऑफ क्लैश आता है तो लोगों को लगता है कि बस हुकूमत आज कल परसों बस जाने ही वाली है। तो पीटीआई के लिए आपको क्या नज़र आता है कि पीटीआई ये पास कर गई इम्तहान, और अब जो असल इम्तहान है उसमें कितनी पास होगी पीटीआई? वो परफॉर्मेंस का इम्तहान है। तंजीला, बात यह है कि मेरे ज़ाती हम्बल ओपिनियन में बहरान तो अब शुरू हुआ है। अगर इमरान खान को ना सुनने की आदत नहीं तो जिनको उन्होंने ना किया उनको बिल्कुल ही आदत नहीं, स्पेशली उन मामलात में जिनका ताल्लुक डिफेंस इशूज़ के साथ। देखिए, मैं आपको याद कराऊं कि 14 अगस्त 2014 को जब इमरान खान और कादरी साहब ने लॉन्ग मार्च किया तो ये 86 महीने पहले की बात है। उस दिन से लेके आज तक नवाज शरीफ सोए नहीं। फिर आगे 66 महीने पहले पैनामा पेपर्स, वो केस चला गया सुप्रीम कोर्ट, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई साइकिल चोरी पे, वो सोए नहीं। उस दौरान ख़ानदान में 2-1 सदमात भी आ गए। तो फौज कुछ भी ना करे, अब टेन्योर पूरे कर लेते हैं। अगर नवाज शरीफ सब 4 साल टेन्योर पूरा कर गए थे और बाद में उन्हीं के आदमी शाहिद खकान अब्बासी आ गए थे एज प्राइम मिनिस्टर। आसिफ जरदारी की कभी भी नहीं बनी फौज के साथ, बहुत सारे किस्से हैं
बदकिस्मती ये है कि जितना मर्जी ये मीडिया चर्ब जुबान हो, बहुत सारी चीज़ें हम बयान नहीं कर पाते। तो उसके बावजूद दो प्राइम मिनिस्टर आए उनके दौर में, यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ, वो हैंड पिक थे। सो टेन्योर पूरे हो जाते हैं, मसला ये नहीं है। मसला ये टेन्योर कैसे पूरा होगा। जैसे मैंने कहा, नवाज शरीफ सोए नहीं। तो अभी तक तो इमरान खान को बड़ा ज़बरदस्त फ्री हैंड दिया आर्मी ने, उनके अपने पैदा करते मसाइल आर्मी ने बहुत ज़्यादा हल किए। लोग तो यही कहते हैं। अब देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर जनरल नदीम ही ISI चीफ बन जाते हैं 3 साल, तीन एक दिन के बाद, तो फिर इमरान खान के मुखालिफिन क्या कहेंगे कि जनाब, अगर जुर्रत नहीं थी फौज के साथ इख्तलाफ करने की तो आपने इतना गंद क्यों डाला। और अगर किसी और को ले आते हैं तो फिर फौज का रिएक्शन बाकी है, क्या होगा मैं क्या नहीं यहाँ जानता। पे मैं शख्सियात मैटर कर रही हैं साबिर साहब, या प्रोसीजर और सिस्टम मैटर कर रहा है? देखिए, व्हाट वी ईगो, शुड लुक अप टू? क्लैश ऑफ ईगोज है, क्लैश ऑफ ईगोज है। अगर मैं प्रोसीजरल इश्यूज पे बात करूंगा तो अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर नहीं करना होता है। जब सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो तो आर्मी चीफ की इनपुट शामिल होती है। मुझे ये पूछना है आप सबसे कि अक्टूबर 2018 को जब जनरल आसिम मुनीर ISI चीफ अपॉइंट हुए तो क्या समरीज आई थी इस तरह? क्या उस वक्त फौज ने कोई इनपुट दी थी? उसके बाद जनरल फैज आए और इतवार वाले दिन आए, तो क्या फिर ऐसे ही हुआ था? इस दफा क्यों हुआ? क्या मसला है? बैकग्राउंड में कोई चीज चल रही थी? और फिर आप अकेले वन साइडेड ही बताते जा रहे हैं कि ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो बाबा, मुझसे भी तो पूछे मेरे आपके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं कि नहीं। अच्छा, फौज मैं कुछ भी आती हूँ ना करे। आपके पास वापस। ये जो आपने कहा ना कि इसके बैकग्राउंड में भी कोई बात होगी, इम्तियाज़ गुल साहब, क्या हुआ ऐसा? अब हम समझें, हुकूमत निकल आई बहरान से, खान साहब ने कहा जी मेरे मिसाली ताल्लुकात हैं, और जाहिर है हम वो सहाफ़ी हैं जो प्रेस रिलीज़ के ऊपर तो यकीन नहीं कर सकते, लेकिन एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई बहरान ख़त्म हो गया। आपकी आवाज़ कट गई है, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, इम्तियाज़ साहब आ रही आवाज़। मैं कह रही हूँ हुकूमत के लिए बहरान ख़त्म हो गया। ये जो क्लैश एक पैदा हुआ था, तसादुम की कैफियत हो रही थी, क्या ख़त्म हो गई? देखिए, हमारे जब से जनरल परवेज़ मुशर्रफ गए उस वक्त से हमारे बहरान, हुकूमत, सियासी हुकूमतों के बहरान तो कभी ख़त्म नहीं हुए। यानी कौन सा दौर था, जैसे साबिर शाह साहब भी अभी बता रहे थे, मुझे याद है कि द न्यूज़ जंग के एक बड़े जय्यद हमारे रिपोर्टर हैं, वो 3 साल तक मुसलसल तकरीबन हर बड़े टीवी प्रोग्राम में कहते रहे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान कि इस हुकूमत का जाना ठहर गया है, सिर्फ वक्त का तयन बाकी है। उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है उसका भी था कि जी पनामा ये वो। लेकिन ये जो फ्रिक्शन है इसकी अपनी एक तारीख है। एक तरफ है इंस्टीट्यूशनल एरोगेंस उसको कहते हैं, यानी जो एक हमारा इदारा है उसके अपने अंदर एक एरोगेंस है, तकब्बुर है, और वो ये समझते हैं कि इस बाग के निगहबान हैं वो, और उस तकब्बुर में, उस ख्याल में वो हर वो काम करते हैं जो वो समझते हैं कि दुरुस्त है। और वो जो सिविलियन को घास नहीं डालते, ये समझ, उसको मैं कहता हूँ कि डिसडेन फॉर सिविलियन अथॉरिटी, कि उसको खातिर में नहीं लाते। अब अफसोस, ये अफसोसनाक सूरत हाल जो डेवलप हुई है वो इस वजह से है कि एक तरफ हमारे फ़ौजी भाई भी और दूसरी तरफ हमारे जितने ये वज़रा वगैरह हैं सब बताते हैं कि हम एक कश्ती के सवार हैं, लेकिन जो कश्ती का भारी सवार है वो ये समझता है कि वो हर फैसला चप्पू अपने तरीके से चला लेगा और ये कश्ती जो है डामाडोल नहीं होगी। तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो सिर्फ इस वजह से हुई कि उन्होंने मशवरा किए बगैर बिहाइंड द बैक ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एक फ़ैसला ले लिया, जिसे होता है ना कि फॉर ग्रांटेड, कि उन्होंने समझा कि हम बस ये फ़ैसला कर लेंगे और वहाँ से वो कबूल हो जाएगा। हालांकि उन्हें आइडिया नहीं है कि दूसरी तरफ उन्हें एक बड़ा ज़िद्दी और जिसको कहते हैं ईगो, यानी बड़ी अनापरस्त शख्सियत का सामना है, जिसने आज तक देखे ना 4था साल है, उस्मान बुज़दार के मसले पे भी उसने गिवन नहीं किया है। हालांकि 3 साल से हम सुन रहे हैं कि जी बुज़दार आज चेंज हो जाएगा, कल चेंज हो जाएगा। तो हमें, मेरा ख्याल है, ये कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस मुल्क में जब तक ये बैलेंस नहीं होगा, जब तक ये दूसरा इदारा जो इंस्टीट्यूशनल एरोगेंस जहाँ से आती है वो अगर समझता है कि मसाइल मिलजुल के हल होंगे तो फिर उन्हें
अपने बड़े एक सिविलाइज तरीके से ये तमाम फैसले करने होंगे और ये इस अमर का एहसास करना होगा कि माजी में जो कुछ हुआ है या पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो हो रहा है, जितनी बदनामी हुई है पाकिस्तान की, वो उसी इंस्टीट्यूशन की वजह से है, उसी के साबका जो आर्मी चीफ रहे हैं उनकी वजह से हुआ है। तो हम ये समझ रहे थे कि जिस तरह हमें आर्मी चीफ सही मुख्तलिफ मौके पे, मैं आखिरी आधा मिनट बात करूँगा, इस तरह जगह जगह पे मुख्तलिफ मौके पे लेक्चर्स देते रहे हैं कि हमने बहुत सीख लिया है, हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट करना चाहते हैं। हमारा ख्याल था कि वाकई इन्होंने सबक सीख लिया होगा, लेकिन ये जो ताज़ा तरीन वाक़या है वो उससे ज़ाहिर होता है कि वो जो तंजीमी तकब्बर जो है और एक बिल्कुल अपने प्रिज्म से जो देखते हैं पाकिस्तान को, वो अभी तक पाकिस्तान उसमें फंसा हुआ है। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इम्तियाज़ साहब ने भी की है और जो साबिर साहब ने भी कहा कि वो गलतियां जो इस हुकूमत से हुई, जो फ़ौजी क़यादत है, उन गलतियों को सुधारने में उन्होंने अब बड़ा अहम किरदार अदा किया है और इस वजह से ज़ाहिर है एक वैक्यूम पैदा हुआ। नसीम ज़ारा कह रही थी नक्स पैदा हो गया है जो तर्ज़ हुक्मरानी है या ख़ान साहब की हुकूमत और उनका जो तर्ज़ हुक्मरानी है। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो चैलेंज है बहरान, इस बहरान से जुड़ा हुआ वो मईशत है, उस पर हुकूमत अब करेगी क्या? PDM भी तैयार है? तो पूछेंगे अपने मेहमानों से जी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और ज़ैकुम साहब, अभी आपने इम्तियाज़ गुल साहब की और साबिर साहब की गुफ्तगू सुनी है। एक तो बहरान ज़ाहिर है ये जब हम ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की बात पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में करते हैं तो ये तो हमेशा से हमारा एक रोना रहा है और हम हमेशा ही जैसे गुल साहब कह रहे थे किसी न किसी की हुकूमत को हम हर जुमेरात को भेज ही रहे होते हैं और ये शायद जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसकी आदत भी नहीं रही हमारे लोगों को, तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन एक तरफ तोशाखाना, दूसरी तरफ पेंडोरा पेपर्स में वुज़रा के नाम, तीसरी तरफ जो अकाउंटेबिलिटी का एक पूरा नैरेटिव है हुकूमत का बुरे तरीके से नाकाम हो रहा है और इसके ऊपर महंगाई, और फिर भी हुकूमत बहुत पुरएतमाद है। ये इसकी वजह क्या है? मेरे ख्याल में उनके एतमाद की तो वही एक वजह थी कि वो वन पेज पर अपने आप को समझते थे और उनका ख्याल था कि जहाँ से मुश्किल पेश आ सकती है वहाँ से उनको मुश्किल पेश नहीं आएगी। अदरवाइज़ आप देखिए, मैं नहीं समझता कि उन्होंने कुछ ख़ास डिलीवर किया है मईशत के फ्रंट पर। आप ये देखिए कि आम तौर पर ये होता है कि हम बूम से बस्ट से बूम की तरफ जाते हैं, कुछ रिकवर करते हैं, फिर उसके बाद हालात दोबारा ख़राब होते हैं। अभी तो हमारे हालात बेहतर होने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब लोग जिस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, आपकी जो GDP 315 बिलियन की थी वो 296 की हो गई। इस अरसे में आपकी पॉपुलेशन जो है वो 7.5% जो है बढ़ गई। लेकिन हुकूमत तो कहती है पर कैपिटा इनकम देखें बढ़ गई है, लोगों को रोजगार ज्यादा मिल रहा है, किसानों को फसल की कीमत ज्यादा मिल रही है। आप कैसी बातें करते हैं? आपकी पर कैपिटा इनकम इस अरसे में 13% कम हो चुकी है। इन 3 साल में ही आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो बांग्लादेश से पहली दफ़ा नीचे जा चुकी है। आप ट्रैजेक्टरी देखिए दूसरे साउथ एशिया के मुल्कों का, जो गैप इस वक्त पर कैपिटा इनकम में पाकिस्तान में और भारत और बांग्लादेश के दरमियान में क्रिएट हो चुका है। अगर आप उसके ग्राफ्स देखें तो अब ये लगता नहीं है कि ये 40-45% का जो फ़र्क है ये जल्दी से कवर होगा, शायद ये बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि हमारे सोशल इंडिकेटर्स जो हैं वो भी देखिए, आप अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मवाजना कीजिए बांग्लादेश और इंडिया के साथ, आप अपनी एजुकेशन का और हेल्थ के इंडिकेटर्स का मवाजना कीजिए। जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक किए बगैर कैसे आप तवक्को रख सकते हैं कि आगे बढ़ेंगे? जिन रिफॉर्म्स को करके हमने इन मसलों से निकलना था वो रिफॉर्म्स कहाँ हैं? वो आपके कहाँ हैं? आपके रिफॉर्म जो गवर्नमेंट सेक्टर के होने थे, अदलिया के रिफॉर्म होने थे, सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म होने थे, पुलिस के रिफॉर्म होने थे, कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए। आपकी इकोनॉमी के अंदर जो रिफॉर्म होने थे, टैक्सेशन के जो रिफॉर्म्स होने थे, कहाँ हैं? कोई आपको आप, क्योंकि आप भी लाहौर में बैठे हुए, साबिर साहब आप भी लाहौर में बैठे हुए, आज मैं वज़ीर आला पंजाब की बातें सुन रही थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके तर्जुमान ने, उन्होंने कहा जी हम तो हर एक चीज़ आधी कीमत के ऊपर कर रहे हैं और ज़्यादा तनदही से कर रहे हैं, माजी की हुकूमत के साथ वैसे कंपेयर करते रहते हैं।
तो जैगम साहब कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स हुए नहीं हैं, हुकूमत कहते हैं बड़े बड़े दावे हैं, वो कह रहे हैं मुलाजमतें भी हो गई, सिर्फ एक घर रह गए हैं जो उन्होंने देने हैं। ये कहाँ, सॉरी साबिर जी साहब। जी तंजीला, बात यह है कि पहली बात तो स्टेटिस्टिक्स ही है। मैंने बजाते खुद 20-22 साल बिजनेस रिपोर्टिंग भी की, और उसी इदारे में की जहां मुझे बैठे हुए 31 साल हो गए हैं, जंग ग्रुप और जियो में। कई नाम आप लेते हैं वो उम्र में मुझसे बड़े होंगे, लेकिन मेरे सामने ही आए हुए हैं। तो जब आप कहते हैं कि जी फलाने का तज्जिया टिल्ट कर गया, ये कर गया, ज़हन में रखिए 2-3 सहाफ़ी भी 1 अरब रुपए से ऊपर जा चुके हैं। मेरी बातों को गौर से समझिए। करोड़पति तो आप हो जाते हैं तनख्वाहों के साथ। जब मैं कह रहा हूँ 1 अरब रुपए से ऊपर जा चुके हैं उनकी मालियत, तो मुझे पता है 1 अरब रुपया क्या होता है। इसी तरह तज्जिए टिल्ट होते हैं। चले इसी तरह इस पे अलग प्रोग्राम करेंगे। अभी तो ये बताइए नहीं, कि मेरी 1 बात करोड़ सुनिए। नौकरियां, 50 लाख घर, ये कहाँ हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने इन्फ्लेशन की बात की। डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग? एनी इकोनॉमिक स्टूडेंट नोइंग मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स अ बिट विल टेल यू कि हम स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। मामला इन्फ्लेशन से आगे बढ़ गया है। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन। ये बहुत ही खतरनाक फिनोमेना होता है। एज फार एज द फिगर्स आर कंसर्न, हमारी फिगर्स पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, ये वो गैलप सर्वे जो आती हैं उसी तरह के ही हैं, जाली मोटिवेटेड। प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स है ही नहीं। मैं खुद वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक को पीस मिल बेसिस पे कई दफ़ा चीज़ें भेजता था, तो आपको कोट कर देता। मैं सड़क पे जाके कैसे पता करूं अनएम्प्लॉयमेंट है या अंडर एम्प्लॉयमेंट है? आपको पता है अंडर एम्प्लॉयमेंट कितनी है यहाँ पे? मैं रेडी लगा सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन कमा नहीं सकता। लोग कहेंगे साबिर शाह साहब जनाब रेडी लगा रहे हैं, देखिए क्या हालात आ गए हैं। मुझे सोशल स्टिग्मास और टैबूज का सामना है। दिस इज कॉल्ड एन अंडर एम्प्लॉयमेंट। सही। हमारी औरतें काम कर सकती हैं, काम कर नहीं पा रही बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। सो मैं किस चीज़ पर यकीन करूं? एज फार एज द प्राइम मिनिस्टर इज कंसर्न, बात तारीफी करनी हो तो बहुत सारी कर सकते हैं। बात यह है कि हैजंट डिलीवर्ड एट ऑल। और अब इनके पास बैसाखियां नहीं होंगी जिस बुरान की आप बात कर रही हैं। इम्तियाज साहब, तो कैसे मईशत से निपटेंगे? आखिरी 2 मिनट है। साबिर साहब, सॉरी टू कट यू। देखिए, मईशत से निपटना कोई आसान काम नहीं है, चाहे इनकी हुकूमत है चाहे पिछली हुकूमत थी। यहाँ पे इतने सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, वजारतों के अंदर, हमारे अपने निज़ाम के अंदर। जो कार्टल्स हैं चीनी का, सीमेंट का, ये सारे अंदर बिल्कुल जोंकों की तरह बैठे हुए हैं निज़ाम पे। और इस वक्त तो वैसे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अफरात ज़र का एक सिलसिला आया हुआ है। ख़ुद बरतानिया जैसी इतनी सबसे मजबूत उसकी करेंसी है, वहाँ पे भी 3% तक महंगाई चली गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के हिसाब से। ख़ुद अमेरिका में 5-6% महंगाई चली गई है। बल्कि वहाँ सदर ने तो ये भी वार्न कर दिया है कि अभी आप ज़रा हौसला रखें, क्योंकि जितनी सप्लाई चेन्स हैं मुतासर हुई। पाकिस्तान में बिलाशुबा मसाइल पाकिस्तान आम लोगों के लिए यकीनन उसमें इजाफा होगा। और वो इस वजह से भी कि हम तेल भी दरामद करते हैं, खाने पीने की बेशुमार अशिया दरामद करते हैं, तो पाकिस्तान के आवाम के लिए महंगाई के नुक्ते नज़र से काफ़ी मेरा ख्याल मुश्किल वक्त आ रहा है। तालिब इल्मी के ज़माने में खुद निसारी का लफ्ज़ बड़ा चाम करता था हमें। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब और साबिर शाह साहब, जैगम खान और नसीम ज़हरा, चारों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी है जी। और आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे और इस सिनेरियो पे मज़ीद कुछ बात आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।